हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास में हमारा टॉपिक है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी का मतलब है भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो भारतीय दर्शन में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन का मतलब होता है कि जो जिस चीज को हम देखते हैं और देख करके समझते हैं। दर्शन जो हमारा वर्ड है वो किस चीज से बना हुआ है? दृश्य। दृश्य जो वर्ड है, इसका धातु वर्ड, इसका मतलब होता है कि जो देखने योग्य होता है उसको कहते हैं दृश्य। तो जब हम दृश्य जो देखने योग्य है, जब उस चीज को देख रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? कुछ क्या देख रहे हैं मतलब किसी चीज की खोज करते हैं, उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं वो क्या है? सत्य का ज्ञान। कि सत्य क्या, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, वो सत्य का ज्ञान। तो जब हम लोग सत्य का ज्ञान कर में सत्य की खोज करते हैं तो हम उस चीज को कहते हैं दर्शन। ठीक है। जैसे कि आप पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी का मतलब जो वर्ड है, फिलॉसफी वर्ड, उसका मतलब होता है कि लॉजिक के स्टडी करना। भारत में हम उसको दर्शन कहते हैं और दर्शन का मतलब होता है कि किस चीज का दर्शन करना? अपने ही अंदर का दर्शन करना, अपने आंतरिक दर्शन करना। जैसे जब आप भारतीय इंडियन फिलोसफी को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कुछ बहुत ही छोटे छोटे ऐसे गुण शब्द सेंटेंसेस हैं। इनका मतलब होता है जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि। ये एक ऐसा एक छोटा सा सेंटेंस है जिसको अगर आप समझने जाएंगे तो धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा पूरे के पूरे एक दर्शन शास्त्र, एक फिलॉसफी का वर्ड ले लेता है। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। भारतीय दर्शन में जब आप ब्रह्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्म जो होते हैं, पर ब्रह्म मतलब कि वही एक एब्सोल्यूट एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है, वही एक प्रिंसिपल है। और जो भी लिविंग बींग्स इस दुनिया में है वो सब उन्हीं की वजह से है। और आज नहीं तो कल एक दिन उसी में जाकर के आपको विलीन हो जाना है। तो वो क्या है? ब्रह्म। तो आपको भारतीय दर्शन कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। इसका मतलब क्या है? जब आप अपनी अंतरात्मा में अपने अंदर झांकेंगे और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप स्वयं एक आत्मा है, एक जो कि कुछ समय के बाद जाकर के उस ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। जैसे कि समंदर है, वो ब्रह्म है। और उसकी जो बूंदें हैं, वो जैसे कि पानी की जो बूंदें होती हैं वो आज नहीं तो कल जैसे इवापोरेशन होगा, फिर बरसेगा, फिर वो नदी में मिलेगी वो बूंद, और फिर जाकर के वो सागर में मिल जाएगी। तो उसी तरीके से जो वो छोटी सी बूंद है वो है आत्मा, और वो जो बड़ा सा समंदर है वो है परमात्मा। तो आज नहीं तो कल जब वो बूंद जा करके समंदर में मिल जाएगी तब वो बूंद कह सकती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वो समुंदर ही ब्रह्म है। तो इस पूरा जो एक सेंटेंस है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आपको ही ईश्वर की संज्ञा दी गई है, आप खुद ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म मतलब द अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब वो आखिरी सत्य जिसकी खोज जो है एक मनुष्य अपने जीवन भर करता रहता है। तो ये है भारतीय दर्शन। दर्शन मतलब अपने ही अंदर दर्शन करना और उस सत्य को पहचानना। देखिए भारतीय दर्शन में कैसा होता है कि जब आप भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि या तो वो वेद की अथॉरिटी मानते हैं, वेद को ही अपने ज्ञान का स्रोत मानते हैं, या वेद को अपने ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं। जब वो वेद को अपने ज्ञान का स्रोत मानते हैं तो वो आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी माने जाते हैं। जब वो नहीं मानते हैं तब वो नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी माने जाते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे से इन वेदों को सॉरी षड्दर्शन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा जितने भी महर्षि और महामुनि जिन्होंने, जैसे महर्षि पतंजलि, महर्षि जैमिनी, फिर महर्षि कपिल, ये सब का इन्होंने जो ज्ञान दिया है, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, ये सब जो दर्शन आता है इनका सोर्स क्या है? वेद। इन्होंने वेद को पढ़ा, वेद को पढ़ करके उनको एक चीज समझ में आई और उस चीज की उन्होंने व्याख्या करी और एक दर्शन दिया। जैसे महर्षि कपिल ने जब वेद को पढ़ा तो वेद को पढ़ने के बाद जो उनको समझ में आया कि जो एनर्जीज है वो किस रूप में है, वो कैसे कंबाइन करती है, पुरुष कैसा होता है, पुरुष जो एनर्जी है वो कैसा होता है, प्रकृति जो एनर्जी है वो कैसा है, वो उन दोनों में क्या। तो इस चीज को समझने के बाद उन्होंने एक दर्शन लिखा जिसको कहा सांख्य दर्शन।
ठीक है। वैशेषिक में उन्होंने समझा महर्षि कर्णाद ने कि जो छोटी छोटी चीजें बनती हैं वो अणु, एक परमाणु जो होता है, अणु जो होता है उसके रूप में होती है, और कोई भी जो चीज एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड में वो टूटती है, और टूटते 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 जब वो उस लेवल पे पहुंचती है कि वो आगे नहीं टूट सकती, तो वो जो सबसे छोटा अणु है वो होता है इटर्नल, मतलब शाश्वत, मतलब ना तो वो और टूट सकता है, वही अंतिम सत्य है। तो ये उन्होंने भी वेद पढ़ा, तो वेदों को पढ़ के जो ये अलग अलग चीजें समझे, फिर उन्होंने अलग अलग दर्शन दिया। भारतीय दर्शन में या भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है। जैसे कि पहले अगर आप वेस्टर्न फिलोसफीज पढ़ेंगे तो जो फिलोसोफर्स होते थे उनको, या किसी को कोई जहर दे के मार दे रहा है, किसी को कोई सूली पे चढ़ा दे रहा है, कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक था, आप सवाल पूछ सकते थे। तो जब सांख्य फिलॉसफी आई, और जैसे कपिल, महर्षि कपिल जो है, इन्होंने इस चीज का अपने शिष्यों को, अपने समाज को जब ये सब चीजें बताया होगा, तब इन सब का क्या, उन्होंने सवाल पूछे होंगे कि अगर आप पुरुष और प्रकृति समझ रहे हैं तो पुरुष का क्या मतलब है, प्रकृति कैसा है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें। जब समाज उस चीज से सेटिस्फाई हो जाती है, सारे सवाल का जवाब उसको मिल जाता है, तब वो लोग उस दर्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम चीज होता है चाहे वो सांख्य के साथ हो, न्याय के साथ हो, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, इस सारे जो है समय के साथ इन सब का डेवलपमेंट होता गया है। इन सब में जो चीज कॉमन रही है वो रही है कि इन लोगों ने वेद को ही अपने ज्ञान का स्रोत माना है। इन्होंने वेद को पढ़ा, उसमें से कुछ एक समझ में आया जो उनको, कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में कौन सी एनर्जी है, हमारा जन्म क्यों होता है, आत्मा क्या होती है, पर ब्रह्म क्यों, ब्रह्म क्या होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसे, इन सब चीजों को ये समय समय के साथ ये देते गए, क्योंकि इन सब का समय जो है ऑलमोस्ट अलग होता है। ठीक है। फिर जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि यह सांख्य दर्शन, ये वेदों की ही अथॉरिटी को मानते हैं, वेद ही इनके ज्ञान का सोर्स है, लेकिन ये गॉड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। गॉड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं बोलते कि भगवान है, ये भगवान को नहीं मानते, और ये कहते हैं कि एक सुपर पावर है, एक एनर्जी है, जिसकी वजह से जो कि एक होता है पुरुष और एक होती है प्रकृति, और इन दोनों में ही जब पुरुष और प्रकृति ही जब आपस में इनकी कंपैटिबिलिटी बैठती है, और आपस में इनके मिश्रण से, इनके एग्जिस्टेंस, इनके को एग्जिस्टेंस से ही जब इस ब्रह्मांड का जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा यहाँ वहाँ होता है, तभी जो है ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ठीक है। अगर आप सांख्य दर्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस, जैसे बिग बैंग थ्योरी होता है, या जैसे आप बहुत सारे साइंस में पढ़े होंगे कि इतने साल बारिश हुई, फिर गर्मी पड़ी, फिर इवापोरेशन हुआ, फिर पहले कौन सा, ये सब आपको सांख्य दर्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिया गया है। सेम वैशेषिक में है, जो कि अणु के बारे में बताया गया है। वैशेषिक का ही एक तरीके से वृहद रूप है, वो है न्याय दर्शन। और यहाँ हमारे सिलेबस में तो हम बहुत ही छोटा सा पढ़ते हैं, लेकिन जब आप इसको बहुत अच्छे डीप तरीके से पढ़ेंगे, जैसे सांख्य दर्शन के बारे में, तब आपको सांख्य दर्शन में है दुनिया सृष्टि में कैसे आई, दुनिया कैसे बनती है, एनर्जीज कैसे मूव करता है, इसको जब आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ये बहुत ही एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स का जो सारे क्वेश्चंस है उसका जवाब देता है सांख्य। अब देखिए टॉपिक थोड़ा लंबा चल रहा है, बट जब इतना मैं आपको बता रही हूँ तो एक छोटा सा इसमें और ऐड करती चलूं कि समय के साथ साथ मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो भी बदलती है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले, जैसे जो हमारे 2 जनरेशन पहले के लोग होंगे, उनकी समझ थोड़ी अलग थी, और हमारे 2 जनरेशन के बाद जो अभी के जो छोटे बच्चे हैं उनकी समझ में बहुत डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, इसकी वजह से भी फिलॉसफी बदलती है, और फिलॉसफी बदलने की वजह से भी ये सब डिफरेंसेस बदलते हैं। जैसे सांख्य दर्शन को सबसे पुराना दर्शन माना जाता है, और इसमें जो है ये गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। ये पूरी तरीके से कैसे एनर्जी आई और एनर्जी
के कॉम्बिनेशंस कैसे हुए कि जिसकी वजह से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मांड में ये पृथ्वी अलग नहीं, अकेली नहीं है, और भी बहुत सारे, ये सारी चीज़ें सांख्य में है। फिर धीरे से न्याय आया, फिर ये परमाणु, फिर ये जो योग है, योग में तो यही बताया गया है कि सांख्य में जो आप परब्रह्म को प्राप्त करोगे, वो परब्रह्म को प्राप्त करने की एक्चुअल विधि जो है वो योग में बताई जाती है। पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा के बाद है वेदांत। वेदांत को जब आप देखेंगे तो इसमें पूरी तरीके से ईश्वरवाद है। मतलब आप यहाँ पे नॉलेज ले रहे थे, ये नॉलेज बहुत ही हाई लेवल का था, पर धीरे धीरे इंसान की बुद्धि उस प्रकार को नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए, या तो मतलब कि अभी के जनरेशन के जो लोग हैं, या जो जब से वेदांत आया है, वो उस लॉजिकल नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या करने लायक नहीं है। इसकी वजह से तो उसमें यह कहा गया कि वेदांत में सिर्फ आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, और ईश्वर की भक्ति करने से भी जो है आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तब इसमें भी अलग अलग वो है, जैसे कि अद्वैत मतलब कि मोनिज्म, कि सिर्फ एक ही एनर्जी है और उसी को ही आपको मानना है। द्वैत मतलब डुअलिज्म। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जो धीरे धीरे हम टॉपिक के साथ कवर करते जाएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं भारतीय दर्शन समझाऊं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस पेपर पिछले 2 से 3 साल के जब आप उठा के देखेंगे तो वो सिर्फ प्योर टॉपिक नहीं पूछता है। जैसे पिछले साल का क्वेश्चन था प्रमा और अप्रमा क्या होता है। न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा आता है, लेकिन अगर आप उस चीज को समझेंगे नहीं तो आप उस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। और समझ डेवलप करना भी इसलिए जरूरी है कि प्रमा अप्रमा अगर 2 नंबर का आता है, 2 लाइन लिख कर क्या फ्री हो सकते हैं। वहीं अगर ये 8 या 10 नंबर का आ जाता है तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको उस चीज को आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रमा क्या होता है, अप्रमा क्यों होता है, और ये सारी चीजें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वन लाइनर जैसे भी आपको समझा सकूं, और ऐसे भी समझा सकूं कॉन्सेप्ट क्लियर करके, कि अगर आपको क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल दे करके आप उसको इलेबोरेट या उसका सारांश जो है वो लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट है नास्तिक। नास्तिक दर्शन में हमारे 3 दर्शन हैं जो कि वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते। एक है बुद्धिज्म, एक है जैनिज्म, और एक है चारवाक। अगर आप अच्छे तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, या बुद्धिज्म के बारे में जब आप एंशंट इंडिया, एंशंट हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि जिस टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है भारतीय क्षेत्र पे एकदम चरम पे चल रहा था, उस टाइम पे इस प्रकार के बहुत सारे मटीरियलिस्टिक फिलोसफीज भी चल रही थी, जैसे कि आजीवक। ठीक है, फिर अज्ञान, उसी में से एक है चारवाक। तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा नहीं है कि चारवाक ही थे या आजीवक ही थे या अज्ञान फिलॉसफी, अज्ञान दर्शन ही था, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे इस प्रकार के बहुत सारे दर्शन चल रहे थे, जिसमें से एक है चारवाक। ठीक है, वो उधार लो और घी पियो ये वाला, ये है, इसको हम कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक, नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया कि 9 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है वो भारतीय दर्शन के टोटल 9 स्कूल होते हैं। उसमें से एक है सांख्य दर्शन, जो कि महर्षि कपिल द्वारा रखा गया है समाज के सामने। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं श्री महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन, जो कि महर्षि कणाद द्वारा बताया गया है। योग दर्शन, महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन यानी कि पूर्व मीमांसा, महर्षि जैमिनी। वेदांत दर्शन जो है, उत्तर मीमांसा जिसको हम कहते हैं, महर्षि बादरायण। जैन दर्शन महर्षि ऋषभनाथ द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन महावीर जो वो बहुत पहले तीर्थंकर थे, महावीर जी द्वारा जो है वो आखिरी तीर्थंकर जो जैनियों में है, उनके द्वारा सबसे ज्यादा उसको फैलाया गया। नेक्स्ट है बुद्धिज्म। बुद्ध दर्शन जो है वो महर्षि गौतम बुद्ध द्वारा स्टार्ट किया गया था। महर्षि गौतम के जो गौतम बुद्ध के जो हमारे शिक्षक थे, जो गुरु थे, श्री अलार कलाम जी, वो उन्होंने सांख्य दर्शन की जो एजुकेशन है, जो सांख्य दर्शन का जो ज्ञान है वो दिया था किनको, गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है वो सांख्य दर्शन के भी जानकार थे।
फिर है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जो है ये महर्षि बृहस्पति ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसको जो फैलाया और समाज के सामने जो इसको अच्छे तरीके से सही तरीके से रखा और इस चीज को समाज में फैलाया, वो कौन थे? महर्षि चारवाक। अगला है कि ये हम पहले कर चुके हैं कि वेद के एक्सेप्टेंस, यानी कि वेद को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हुए जो हमारे स्कूल ऑफ फिलोसफी होते हैं उसको हम आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी कहते हैं, और जो वेदों की प्रभुता को नहीं मानते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन जो है ये है आपके सामने, और जो नास्तिक दर्शन है वो ये है आपके सामने। उसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान को मानते हैं और जो भगवान को नहीं मानते। तो जो भगवान को मानते हैं वो है योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, मतलब वेदांत दर्शन। और जो भगवान को नहीं मानते, वो सिर्फ एक सुपर नेचुरल पावर या एनर्जी है, इस चीज को मानते हैं, वो कौन है? ब्रह्म को मानते हैं, पर ब्रह्म को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वो कौन है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। इसके अलावा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जब हम ले रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रमाण क्या होते हैं। प्रमाण का मतलब होता है कि वो सोर्स ऑफ नॉलेज जिसके द्वारा आप सत्य की प्राप्ति करते हैं। सत्य मतलब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके सामने कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ों के कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप लेबोरेटरी में जब जाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इसमें ऐसा टेस्ट था, ये हुआ ये हुआ, मेरे को इतने इतने रीडिंग्स मिले, और आखिरी में इसका जो कंक्लूजन निकला वो ये है। ठीक है, तो वो जो जिस तरीके से आप ये रिसर्च करते हैं, जो जो मोड ऑफ रिसर्च होता है वो कहता है प्रमाण, जिसके जरिए आप सत्य के ज्ञान की खोज करते हैं। तो सबसे पहला प्रमाण क्या है? परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्ष, मतलब आपको सामने जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जो आपके सामने है, जिसको आप अपने 5 इंद्रियां जो है उसके द्वारा महसूस कर सकते हैं। 5 इंद्रियां कौन सी होती है? आंख, नाक, मुंह, स्किन और ईयर्स। ठीक है, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी आपको प्रत्यक्ष सामने दिखता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। तो पहला प्रमाण कौन सा है? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा प्रमाण है हमारा इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान। आजकल की बोलचाल भाषा के हिसाब से अनुमान होता है तुक्का लगाना, मतलब कि मैंने एक अनुमान लगाया कि मेरे को यहाँ से वहां तक जाने में इतने दिन लगेंगे या इतने घंटे लगेंगे, इतना समय लगेगा, वो एक अनुमान है, वो आपको तुक्का है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्रेंस है, जो अनुमान है, इसका मतलब तुक्का नहीं होता। अनुमान का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए पहले आपने कोई चीज देखी हुई है, उसके बारे में नॉलेज है, उसी से रिलेटेड आपको जो और चीज दिखते हैं, फिर उन दोनों को मिला करके आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फिलोसफी पढ़े होंगे पहले, तो आपको एक चीज, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आपने बार बार पढ़ा होगा कि एक सेंटेंस है कि जहां आग लगती है वहां धुआं होता है। दूसरा सेंटेंस है पहाड़ से धुआं उठ रहा है। तो इसका कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ करेंगे? कि पहाड़ में आग लगी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फ्रेंस या अनुमान लगाना। ठीक है, तो इन्फ्रेंस अनुमान ये होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके द्वारा आप एक लॉजिकल अनुमान लगाते हैं, लॉजिकल इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और इस प्रमाण को हम कहते हैं अनुमान। दूसरा होता है कंपैरिजन, उसको कहते हैं उपमान। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पहले से पता है कि शेर ऐसा दिखता है, शेर का कलर ये होता है, 4 पैर, पूंछ ऐसी होती है, और मतलब बाल ऐसे ऐसे होते हैं, वो एक आपको वो मालूम है। आप थोड़ा आगे जाते हैं, आपको एक बंदर दिखता है, तो आप कंपेयर करते हैं कि 4 पैर भी है, फिर पूंछ अलग है, तो ऐसे बाल नहीं है, फिर ऐसे दहाड़ नहीं रहा है। इसका मतलब आपको क्या नॉलेज मिला? कि ये शेर नहीं है ना, या ये बंदर है। तो आपने एक कंपैरिजन किया शेर के साथ, फिर आपको एक नया नॉलेज मिला कि ये शेर नहीं है। तो इस टाइप का जो होता है जो प्रमाण है उसको हम क्या कहते हैं? उपमान या कंपैरिजन। नेक्स्ट होता है वर्बल टेस्टिमनी, मतलब कि शब्द। वर्बल टेस्टिमनी या शब्द का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान आपको गुरु के पास से मिलता है, या जो ज्ञान, जैसे कोई नॉलेजेबल पर्सन है जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज है, और वो आपको कोई चीज बताता है, तो उस चीज को भी आप प्रमाण के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप ट्रस्टवर्दी लोगों से ही उस ज्ञान का, जो आपके भरोसेमंद लोग हैं,
जो एक्चुअल में नॉलेजेबल हैं उन्हीं से उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ना कि किसी भी राह चलते हुए इंसान से कोई इन्फॉर्मेशन ले लिया और आप उसको जो है सत्य मानने लगे, वैसा नहीं होता है। ये चार ऐसे फिलोसफीज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगी। इसके अलावा दो फिलोसफी है, एक होता है अनुपलब्धि जो कि होता है नॉन परसेप्शन, और एक होता है अर्थपति मतलब कि पोस्टुलेशन। तो ये जो दो है ये सिर्फ मीमांसा पूर्व मीमांसा में ही यूज होता है। ठीक है। अनुपलब्धि का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, आपको एक टेबल दिखा और टेबल के ऊपर कोई बुक नहीं रखी हुई है, तो वो है जो बुक है वो अनुपलब्ध है। ठीक है। तो आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ करा कि यहाँ पे बुक नहीं है, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज आपको मिली। तो इस किस माध्यम से मिली? अनुपलब्धि प्रमाण के माध्यम से। ठीक है। मतलब परसेप्शन जो आपने देखा, और नॉन परसेप्शन मतलब जो आपने नहीं देखा। तो नॉन परसेप्शन मतलब जो नहीं देखा वो भी ज्ञान है कि हाँ यहाँ पे बुक नहीं है। ठीक है। फिर होता है अर्थपति मतलब कि पॉस्टुलेशन। अर्थपति पॉस्टुलेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है जब कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्थपति। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एक छोटा सा टेबल बनाया है, ये आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब आपसे जैसे मान लीजिए 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सांख्य दर्शन है उसमें कितने प्रमाण जो है वो यूज में आते हैं, कौन कौन से प्रमाण हैं, तो आप वो प्रमाण इजीली लिख पाएंगे। उसका एक छोटा सा टेबल बनाया है मैंने। चारवाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, तो वो सामने जो देखेगा उसी चीज को ही एक्सेप्ट करेगा, तो वो होता है वन एंड ओनली परसेप्शन। चारवाक सिर्फ एक ही प्रमाण को मानता है और वो है परसेप्शन। वैशेषिक जो है वो दो प्रमाणों को मानता है, परसेप्शन और इन्फेरेंस। जो वो सामने देखेगा वो, और उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा वो जो अंदाजा लगा के नया इंफॉर्मेशन या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो। जैसे कि इसमें आता है कि जो न्याय दर्शन है वो चार प्रमाण को मानता है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और शब्द। ठीक है। लेकिन जो वैशेषिक दर्शन है उसी का वृहद रूप है न्याय दर्शन। लेकिन वैशेषिक ये मानता है कि जो कंपैरिजन है वो इन्फ्रेंस में ही आ जाता है, और जो शब्द है वो एक वैलिड नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए जो है न्याय और वैशेषिक में डिफरेंस है। न्याय 4 मानता है और वैशेषिक जो है वो केवल 2। ठीक है। सांख्य दर्शन 3 प्रकार के प्रमाण को एक्सेप्ट करता है। एक है परसेप्शन, इन्फरेंस और शब्द। ठीक है। योग दर्शन भी 3 मानता है। अब सांख्य दर्शन का ही रूप नहीं है, बट सांख्य दर्शन में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन, जैसे कि सत्य क्या है? परमात्मा, परब्रह्म को समझना। तो परब्रह्म को जो आप समझेंगे तो उसका जो तरीका है वो किस में दिया गया है? योग दर्शन में। तो ये योग दर्शन जो सांख्य दर्शन का ही एक पार्ट के तौर पे आप मान सकते हैं योग दर्शन को। महर्षि पतंजलि ने योगा बताया, जैसे कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में भी अष्टांग योग है, उसमें एक एक स्टेप है। तो उन अष्टांग योग को यूज करके आप किस प्रकार से परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। परब्रह्म किस में मेंशन किया है? सांख्य दर्शन। इसीलिए सांख्य और योग दर्शन जो है वो एक तरीके से एक डुओ है, इन दोनों का एक पेयर है। ठीक है। तो ये दोनों ही किस प्रमाण को मानते हैं? एक परसेप्शन को और एक परसेप्शन, इन्फ्रेंस और शब्द, 3 प्रमाण को। नेक्स्ट हमारा आता है मीमांसा। ये कितने 6 परसेप्शंस को टोटल, 6 प्रमाण को टोटल मानता है, वो जो आपको बताया था। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, शब्द यानी कि टेस्टिमनी, पोस्टुलेशन और नॉन परसेप्शन। ठीक है। इसके अलावा जो आज जो इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक था इसको आज हम यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक एक फिलोसफी को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके जो डाउट है उस चीज़ को पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आपकी तरह और भी एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं जो फिलोसफी को जानना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।